नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर और ये भी 11th का चैप्टर है जो MST CET में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं नोट्स या इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है वो पुट अप करता हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आप सभी को ये चीज़ तो पता ही है कि स्टेट्स ऑफ मैटर आर बेसिकली थ्री। ओके, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर रहती है। एक सॉलिड जिसको बोलते हैं हम, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ओके, तो ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली हमको पता है। अब एक एक के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड के बारे में। कोई भी सॉलिड आप अगर ले लो, उसके जो पार्टिकल्स है वो हमेशा एकदम टाइटली हेल्ड होते हैं। ओके, और हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है वो एकदम रेगुलर पैटर्न में रहता है और हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टाइटली हेल्ड रहता है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, पार्टिकल्स कैनॉट मूव फ्रीली एज दे ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन। सॉलिड जब भी कोई बनता है तो उसमें पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो एकदम फिक्स होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो पाते। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसको एक शेप होता है डेफिनेट और एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम चेंज इज स्मॉल विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम किया या बढ़ा है तो सॉलिड के ऊपर उतना असर नहीं हो पाता है जितना लिक्विड या गैसेस के ऊपर होता है। सो वॉल्यूम चेंज होगा पर वो हमको दिखेगा भी नहीं, इट इज निग्लिजिबल स्मॉल। नेक्स्ट, वेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल जब भी एक साथ आते हैं मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स में, तो दोनों के बीच में जो वॉइड रहता है जिसको हम एम्प्टी स्पेस बोलते हैं वो बहुत ही कम यहाँ पे हमें दिखता है और प्रैक्टिकली नॉन कॉम्प्रेसिबल, और ये कॉम्प्रेसिबल नहीं हो पाते, इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने देखी, दीज आर ऑल अबाउट द सॉलिड्स। अब आगे जाते हैं, लिक्विड के बारे में देखते हैं। तो लिक्विड में फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो थोड़े से लूजली पैक रहते हैं, ओके, सॉलिड के जितने नहीं, और इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स कैन मूव ए स्मॉल डिस्टेंस विद इन द लिक्विड। सॉलिड में पार्टिकल एक जगह फिक्स होता है पर लिक्विड में वो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर एंड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसको शेप तो नहीं रहता है, जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डाल दोगे उस कंटेनर का जो भी शेप रहेगा वो ये लिक्विड ले लेगा, हाँ, पर इसको डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। उसके बाद में मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर दो मॉलिक्यूल आप लिक्विड के देखोगे तो उसमें स्पेस सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा पर गैस से थोड़ा सा कम रहेगा, इसको हम मीडियम बोलते हैं या फिर मॉडरेट या फिर इंटरमीडिएट। नेक्स्ट, मॉडरेट इफेक्ट ऑन वॉल्यूम चेंज विथ टेम्परेचर। इसका वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है पर उतना नहीं जितना गैसेस का होता है, और सॉलिड का तो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज थोड़ा अपने को देखने को मिलेगा। और स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी, प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि लिक्विड कॉम्प्रेसिबल नहीं होते हैं, लिक्विड कॉम्प्रेसिबल नहीं होते हैं, पर थोड़ा थोड़ा बहुत ही थोड़ा हम उनको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, अगले पॉइंट पे हम जाते हैं, वो है थर्ड स्टेट, दैट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होगा, पार्टिकल्स आर मोर लूजली पैक्ड, हाईली इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो हाईली इरेगुलर मैनर में इधर उधर रैंडम मैनर में आपको दिखेंगे और बहुत ही लूजली पैक्ड यहाँ पे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। आगे जाते हैं हम, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। अब सॉलिड का पार्टिकल जो है वो हमने देखा कि वो एक जगह फिक्स होता है, लिक्विड का इधर उधर मूव कर सकता है
पर गैस का पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में आपको दिखेगा। टेक्स द शेप एंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। तो इसको पर्टिकुलर वॉल्यूम तो होता है, पर ये कंटेनर का शेप और कंटेनर का वॉल्यूम जितना है उतना ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस रहेगा वो बहुत ही ज्यादा रहेगा, ओके, एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। वॉल्यूम चेंज सिग्निफिकेंटली हाई विथ टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया या कम किया तो इसका वॉल्यूम जो है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सॉलिड और लिक्विड को लागू नहीं होती है वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी। ओके, तो गैसेस ये जो होते हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल स्टेट में हम कैरी कर सकते हैं, ओके, एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे कि हमारे घर में एलपीजी का सिलेंडर रहता है गैस का, ओके, और आपने कोरोना काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन जो है वो हर जगह से इंडिया में आ रहा है या इंडिया के कोने कोने में पहुंच रहा है थ्रू दिस सिलेंडर बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रेसिबल नेचर ऑफ द गैस। ओके, अब आगे जाते हैं थोड़ा सा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की इसमें आता है, उसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। ओके, तो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप सॉलिड लोगे, लिक्विड लोगे या फिर गैस लोगे, तो दो मॉलिक्यूल आप कंसीडर कीजिए या फिर नेबरिंग मॉलिक्यूल कंसीडर कीजिए, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्सेस हमेशा प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट, अब ये इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? सो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। तो सबसे पहला है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। नेक्स्ट होता है आयन डाइपोल इंटरैक्शंस। थर्ड होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ओके, तो ये 5 टाइप्स के इंटरैक्शंस होते हैं। सो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। सबसे पहले डाइपोल क्या होता है और ये कहाँ डेवलप होता है वो आपको समझना चाहिए। ओके, तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ये जो क्लोरीन है, ओके, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे जब भी ये बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, ये बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की पेयर इन्वॉल्व होती है, यानी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा क्लोरीन का, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। पर होता क्या है कि क्लोरीन का जो नेचर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर यहाँ होती है वो क्लोरीन अपने पास खींच लेता है। ओके, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन के इर्द गिर्द ज्यादा हो जाती है। सो उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप होता है, डेल्टा निगेटिव जिसको बोलते हैं हम पार्शियल निगेटिव, और डेल्टा पॉजिटिव जिसको बोलते हैं हम पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे दो पोल्स हो गए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइपोल। और इस टाइप का अगर यदि कोई मॉलिक्यूल होता है तो उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। व्हेन पोलर मॉलिक्यूल एनकाउंटर्स अनदर पोलर मॉलिक्यूल, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू द निगेटिव एंड ऑफ द अनदर पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक मॉलिक्यूल है जो कि पोलर है, ओके, लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे भी है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका निगेटिव पार्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ अट्रैक्शन दिखेगा। तो ये जो अट्रैक्शन होता है इसको बोल सकते हैं हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो दिस इज नथिंग बट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो याद रखना है दो पोलर मॉलिक्यूल्स ही इस केस में होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंटरेक्शन होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, अब ये आयन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन? सो बेसिकली
कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयन। ओके, अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है तो उसको बोलते हैं हम कैटायन, अगर निगेटिवली चार्ज आयन बनता है तो उसको बोलते हैं हम एनायन। ओके, सो ये जो कैटायन और एनायन होता है इसके बीच में और पोलर मॉलिक्यूल का जो डाइपोल है इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, इसको बोलते हैं हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सो इट इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन एन आयन दैट इज कैटायन और एनायन एंड द पार्शियल चार्जेस ऑन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल है दोनों भी, तो यहाँ पे चार्जेस हमको दिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो एनायन पे हमेशा निगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया रहेगा, तो इसका निगेटिव चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज इनमें कुछ इंटरेक्शन रहेगा। वैसे ही यहाँ पे कैटायन देख रहे हैं हम, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है, तो यहाँ पे निगेटिव पार्ट जो है पोलर मॉलिक्यूल का वो इस पॉजिटिव कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड और वाटर, इनके बीच में अगर देखा जाए तो सोडियम ये कैटायन है और क्लोरीन ये एनायन है। सो इसमें हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव पार्ट है, हाइड्रोजन एक पोलर मॉलिक्यूल है, सो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ये ब्लू कलर वाला, तो ये क्लोरीन को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो रेड कलर वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर भी चार्जेस रहेगा निगेटिव, तो वो कैटायन को अट्रैक्ट करेंगे। सो ये हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट जाते हैं हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये क्या होता है, तो जनरली एक पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि NH3 अमोनिया, ये मॉलिक्यूल हाईली पोलर होता है क्योंकि नाइट्रोजन ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आफ्टर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। सो ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपने आसपास खींच लेता है, तो ये निगेटिव बन जाता है। पर इसके बाजू में ये जो कंपाउंड दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम C6H6 विच इज नथिंग बट बेंजीन। तो यहाँ पे कार्बन इतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो दोनों में चार्जेस डेवलप नहीं होते, तो यहाँ पे ये हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है C6H6, इसमें कुछ देर के लिए, मैं परमानेंट नहीं बोल रहा हूँ, टेम्परेरी टाइम के लिए इसके साथ आने के बाद यहाँ पे एक टाइप का डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, यानी कि इसको चार्ज नहीं रहता है, पहले न्यूट्रल रहता है, फिर उसके बाद में इस पे चार्ज आ जाता है, तो इनके बीच में फिर अट्रैक्शन होने लगता है। तो ये तो ओरिजिनल डाइपोल है अमोनिया, और इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ है अमोनिया की वजह से। ओके, तो आपने फिजिक्स में इंड्यूस EMF सुना होगा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ओके, सो सेम यहाँ पे वैसा ही होता है। सो ऑकर्स बिटवीन ए पोलर मॉलिक्यूल having permanent dipole moment and a non-polar molecule with zero dipole moment, तो दोनों के बीच में ये होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अमोनिया और बेंजीन आप याद रख सकते हो। आगे जाते हैं हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ओके, तो ये 4 टाइप का इंटरेक्शन यहाँ पे हो गया। तो जनरली लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहाँ पे होता है, तो इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिनके ऊपर चार्जेस नहीं है, पर फिर भी उनके बीच में एक टाइप का अट्रैक्शन रहता है, वीक अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हम लंडन डिस्पर्शन फोर्स, या फिर ओनली डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट किस चीज में, इनर्ट। अब आपको सबको पता है कि इनर्ट गैसेस जो है, नोबल गैसेस, जैसे कि जेनॉन है, रेडॉन है, ओके, आर्गॉन है, हीलियम है, तो इनके बीच में भी ये जो गैसेस फॉर्म होते हैं इनके बीच में भी अट्रैक्शन होता है, भले वो इनर्ट हो, पर यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन रहेगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस जो है इनको वैंडर वॉल्स फोर्सेस भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है, और इट इज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में ये फोर्स कैसा रहता है, वीक रहता है। ओके, उसके बाद में आता है फिफ्थ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है वो आपको सबसे पहले तो समझना चाहिए। इसके नाम में ही हाइड्रोजन है, तो कंपलसरी हाइड्रोजन ये प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। ओके,
सो ये एक टाइप का सब स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होता है। ये एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। और ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड निगेटिवली चार्ज एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये H2O का मॉलिक्यूल है, जरा गौर से देखिए इसको। ये ऑक्सीजन है और ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स है। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है, ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होगा निगेटिव और या हाइड्रोजन पे चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख रहा है, इसका ऑक्सीजन और इस दूसरे का हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा, ये होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में हमको सब जगह दिखाई देता है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। ठीक है, ऐसे इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अमोनिया के मॉलिक्यूल में दिखाई देगा, आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में दिखाई देगा। तीन एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक है H2O यानी कि वाटर, दूसरा है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और तीसरा है अमोनिया। तो इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ओके, सो दैट इज द थिंग। आगे जाते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं गैस लॉज। ठीक है, तो टोटल गैस लॉज जो है, ये 5 गैस लॉज है। वैसे तो 4 बोलते हैं, पर यहाँ पे एक फिफ्थ लॉ भी है। ओके, सो गैस लॉज बेसिकली 4-5 है। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, सेकेंड इज नथिंग बट चार्ल्स लॉ, थर्ड इज गay-Lussac's लॉ, फोर्थ इज एवोगैड्रोज लॉ एंड फिफ्थ होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, या फिर डाल्टन्स लॉ आप उसको बोल सकते हो। ओके, तो वन बाय वन हम एक ये जो लॉज है वो देखते हैं। सो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो लॉज है ये बेसिकली कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड है। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं आइडियल गैस के, जैसे कि प्रेशर, उसके बाद में वॉल्यूम, उसके बाद में टेम्परेचर और उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो इस सब के ऊपर ये गैस लॉज डिपेंडेंट है। तो सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। अब बॉयल का बोलना ये था कि अगर हम दो चीजें कांस्टेंट रखेंगे, कौन कौन सी दो चीजें, तो एक तो नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि हमको नंबर ऑफ फिक्स मास रखना है गैस का, और दूसरी चीज कांस्टेंट रखनी है टेम्परेचर। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो प्रेशर हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, वॉल्यूम से। यानी कि अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। ओके, सो लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, सो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक आपको सिलेंडर दिख रहा है, इसके अंदर पिस्टन है और ये पिस्टन का रॉड है और यहाँ पे कोई गैस भरा हुआ है। तो अगर आप इस पिस्टन को ऊपर धकेलते हैं, अगर आप पुल करते हैं, तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है गैस का, पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और अगर इस पिस्टन को हम नीचे पुश करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा कि वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है और प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। अगला लॉ हम देखते हैं चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ ये किसके बारे में है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशनशिप। तो बहुत ही सिंपल है, दो चीजें आपको कांस्टेंट रखनी है। कौन कौन सी, एक तो नंबर ऑफ मोल्स यानी फिक्स मास रखना है, ओके, गैस का, और दूसरी चीज प्रेशर कांस्टेंट रखना है। अगर ये दो चीजें अगर कांस्टेंट है तो हमेशा वॉल्यूम जो है वो किस चीज को प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। हाँ, पर टेम्परेचर जो है ये कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, सो हम लॉ देखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस is directly proportional to its temperature in Kelvin, that is V is directly proportional to T। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे फिर से दो सिलेंडर हमको दिख रहे हैं, उसके अंदर गैस भरा हुआ है
और पिस्टन है और पिस्टन रॉड है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर है T1, तो गैस का वॉल्यूम हो गया V1। ओके, अगर हमने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, ओके, तो गैस जो है इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ये हमें देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पिस्टन पोजीशन। तो पिस्टन का पोजीशन पहले यहाँ था, अभी पिस्टन ऊपर चला गया है। तो ऊपर क्यों चला गया है? क्योंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ गया है। सो दिस इज नथिंग बट चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ जो है इसको हम बोलते हैं गै-लुसैक्स लॉ। तो ये तो हमने इसके पहले भी देखा हुआ है, पर ये थोड़ा सा अलग किस्म का यहाँ पे गैस लॉज है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में यही है, पर थोड़ा अलग टाइप का है। तो यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें कांस्टेंट रखनी है आपको? एक तो नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा होता है वॉल्यूम। अगर ये दो चीज़ें आपने कांस्टेंट रखी तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशनशिप मिलेगा। सो वेरी सिंपल, इफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस आर कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, पर कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं हम टेम्परेचर इन केल्विन। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed amount of a gas is directly proportional to its absolute temperature. Okay, that is nothing but Gay-Lussac। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पिस्टन और सिलेंडर यहाँ पे अरेंजमेंट है, इसके अंदर गैस है और यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि दोनों की पिस्टन पोजीशन सेम है, यानी कि इस कंटेनर में जो भी गैस भरा हुआ है उसका वॉल्यूम सेम है और नंबर ऑफ मोल सेम है। सिर्फ हमें करना क्या है? आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है कम, T1 समझिए आप, तो प्रेशर हो गया P1। और यहाँ पे टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो बेसिकली वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, दैट इज गै-लुसैक्स लॉ। अगला लॉ हम देखते हैं, दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। तो ये लॉ तो लगभग जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने देखा है तो यही लॉ वहाँ पे हमको दिखाई देता है, पर यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग टाइप से है। सो स्टेटमेंट ऐसा है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि प्रेशर अगर सेम होगा, टेम्परेचर अगर सेम होगा, तो जो वॉल्यूम रहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n यानी नंबर ऑफ मोल्स at constant pressure and temperature. So V directly proportional to N. So that is nothing but Avogadro's law. जैसे कि यहाँ पे हम स्टेटमेंट एग्जाम्पल में देख रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट द पिक्चर ऑफ एवोगैड्रो। तो यहाँ पे तीन बलून्स आपको दिख रहे हैं। देर आर 3 बलून्स, एक में हाइड्रोजन भरा है, एक में नाइट्रोजन भरा है और एक में ऑक्सीजन भरा है। द बलून्स ऑल हैव द सेम वॉल्यूम, दिस मीन्स दैट दे ऑल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबका आप अगर देखोगे कि वॉल्यूम कैसा है, सेम है। गैस भले अलग अलग रहा हो पर उसमें प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हर एक में रहेंगे। अगर इसमें समझो 2000 मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी 2000 ही रहेंगे, इसमें भी 2000 ही रहेंगे। दैट इज नथिंग बट एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, और लास्ट लॉ हम देखते हैं यहाँ पे, वो है डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ क्या होता है, इसके लिए हमको पिक्चर देखना पड़ेगा पहले। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक गैस है, इसका प्रेशर हमको यहाँ पे प्रेशर गेज पे दिख रहा है P1। ओके, दूसरा यहाँ पे एक गैस है जहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इस गैस का प्रेशर है P2। ओके, अब आपको क्या करना है कि सेम कंटेनर का वॉल्यूम लेना है, सेम वॉल्यूम का कंटेनर आपको लेना है और दोनों गैस को आपको यहाँ पे कंबाइन करना है, यानी कि मिक्स करना है। तो डाल्टन्स लॉ का बोलना ऐसा है कि मिक्स करने के बाद यानी आफ्टर मिक्सिंग जो टोटल प्रेशर रहेगा वो इन दोनों प्रेशर की क्या रहेगा? एडिशन रहेगा। समझो मान लो यहाँ पे 5 बार प्रेशर है और यहाँ पे 10 बार प्रेशर है। अगर दोनों को हमने मिक्स करके सेम वॉल्यूम के कंटेनर में अगर डाल दिया तो यहाँ पे हमें प्रेशर मिलेगा 15 बार। ओके, सो दैट इज नथिंग बट डाल्टन्स लॉ। सो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, द टोटल प्रेशर ऑफ ए mixture of two or more non-reactive gases is the sum of partial pressures of the individual gases in the mixture। अगर दो गैसेस है, हाँ, पर एक चीज है, वो दोनों नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। वो अगर रिएक्ट हो गए तो रिजल्ट हमेशा कुछ अलग आएगा। तो नॉन रिएक्टिव गैसेस होने चाहिए, उनका मिक्सचर हम कर देते हैं, तो जितना भी टोटल प्रेशर हमें मिलेगा
वो दोनों प्रेशर के सम इतना रहेगा, यानी इंडिविजुअल गैसेस जो रहेंगे मिक्सचर में उनके टोटल प्रेशर इतना। सो दैट इज नथिंग बट डाल्टन्स लॉ। तो ये हो गए कौन से लॉस? गैस लॉस। अब इन गैस लॉस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमको एक इक्वेशन यहाँ पे मिलता है जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब आपको किस 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 को यहाँ पे कंबाइन करना है, तो सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दूसरा होता है चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और थर्ड लॉ होता है एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो यहाँ पे इसको कंबाइन करने के बाद हमें यहाँ पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी यानी प्रेशर, वी यानी वॉल्यूम, एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, टी यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये जो आर है इसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ओके, सो इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है, जैसे कि अगर जूल पर केल्विन पर मोल में अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो है 8.314। ओके, ये आपको याद रखनी है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ओके, अगर लीटर एटमॉस्फेयर में आपको वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू होती है 0.0822 या फिर 821, कुछ बुक्स में ऐसा भी वैल्यू इसका दिया हुआ है। तो ये दो ही वैल्यूज हमको यहाँ पे लगेगी। सो इस इक्वेशन को बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं हम। ये तो सब हो गया गैसेस के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे 11th में आपको इस चैप्टर में गैसेस और लिक्विड्स के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। ओके, और स्पेशली सॉलिड स्टेट के ऊपर 12th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे गैसेस का पार्ट खत्म होता है और लिक्विड का पार्ट शुरू होता है। तो लिक्विड में सबसे पहला आता है वेपर प्रेशर। ओके, तो वेपर प्रेशर क्या होता है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, पर ये कंटेनर हमने क्या करके रखा है, यहाँ पे फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं, ये कंटेनर ओपन है। तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे लिक्विड का लेवल होगा ये थोड़े दिन के बाद या थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे इवापोरेट हो जाएंगे और ऊपर कुछ ढक्कन वक्कन लगा नहीं है, ओपन है, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। पर इन केस अगर हम यहाँ पे लीड लगाते हैं इस कंटेनर को तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन, इवापोरेशन होगा पर वो जो मॉलिक्यूल है वो ट्रैप हो जाएगा, वो बाहर जा नहीं सकता। तो थोड़ी देर के बाद वो नीचे आ जाएगा और वो कंडेंस हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन। तो एक चीज ऐसी आएगी जब इक्विलिब्रियम रीच होगा, यानी जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इवापोरेट हुए उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंडेंस हो गए। सो एट दैट टाइम रेट ऑफ इवापोरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं हम बैलेंस, बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम। तो इस स्टेट में जब इक्विलिब्रियम रीच होगा तो यहाँ का जो पूरा का पूरा वेपर रहेगा ये इस लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ओके, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ओके, सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलते हैं इसको, या सिंपली वेपर प्रेशर। हाँ, पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कंटेनर क्लोज होना चाहिए, ओपन होगा तो वेपर प्रेशर नहीं, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर एक्ट होगा। तो इसका यूनिट जो होता है ये होता है टॉर, TORR। तो बहुत से लोगों को इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और 1 टॉर यानी होता है 1 mm ऑफ मर्क्यूरी, Hg यानी मर्क्यूरी का कॉलम। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं हम। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, उसमें एक वीडियो दिया हुआ है कि यहाँ पे एक लिक्विड है, देखिए कुछ कंडेंसेशन हो रहा है और इवापोरेशन हो रहा है, और ये सर्कल बता रहा है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो यहाँ पे इसके ऊपर वेपर प्रेशर एक्ट होगा। अब आगे का पार्ट है जिसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन जो है ये पर्टिकुलरली लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है दोस्तों, जो लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड हो, उसके लिक्विड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सब बैलेंस हो जाते हैं, पर जो ऊपर के सरफेस के मॉलिक्यूल रहते हैं
इनके कुछ फोर्सेस बैलेंस नहीं हो पाते। बिकॉज ऑफ दिस ऊपर का पार्ट जो है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे एक मॉस्किटो है, वो लिक्विड सरफेस के ऊपर बैठा है, तो उसके पाँव आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक तरह से दिखेगा कि यहाँ पे एक फिल्म डेवलप हुई है। यहाँ पे एक गिलास दिख रहा है आपको, ग्लास, इसमें पानी रखा है और इसमें एक नीडल है, नीडल, ओके, सुई जिसको बोलते हैं हम, सुई धागा वाली सुई। अगर हम उस नीडल को एकदम जेंटली उस वाटर के सरफेस के ऊपर रखेंगे तो वो उसके ऊपर फ्लोट होंगे, और उसको अगर टच करेंगे जोर से तो वो नीचे जाके डूब जाएगी, यानी सिंक हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो ऊपर का पोर्शन है, लेयर, ओके, ये एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे एक तरह का टेंशन हमको दिखता है। उस टेंशन को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन आपको जो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह दिखाई देते हैं, ओके, तो वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। सो व्हाई? बिकॉज लिक्विड हैव टेंडेंसी टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया एंड द सरफेस एक्ट्स एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह ये बिहेव करता है। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid is called as surface tension। जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो जनरली नीचे की तरफ एक्ट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं उसको। वो फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसको अगर हम यूनिट लेंथ से डिवाइड कर लेंगे, हाँ, पर उसको परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सो इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, ओके। तो ये सरफेस टेंशन हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। सो दीज आर सम एप्लीकेशंस। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है लिक्विड की केस में, जिसको बोलते हैं हम विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे दो लिक्विड है, ओके। एक लिक्विड एक इस कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हम डाल रहे हैं, और यहाँ पे ये दूसरा लिक्विड है जो दूसरे कंटेनर में। तो ऑलरेडी दोनों को हमको साथ में स्टार्ट करना है, पर यहाँ पे ये पहला लिक्विड ऑलरेडी भर चुका है और दूसरा लिक्विड अभी भी बाहर ही नहीं आ रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी। तो ये ज्यादा विस्कस है हम बोल सकते हैं, और ये कम विस्कस है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप वाटर और हनी को ले सकते हैं। तो वाटर इज लेस विस्कस और हनी जो होता है वो मोर विस्कस होता है। सो बेसिकली ये किस चीज की वजह से होता है? इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ ए फ्लोटिंग लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड। जब भी कोई लिक्विड फ्लो होता है तो ये फॉर्म होता है, ये फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। बहुत इनफाइनाइट लेयर्स होता है, बारीक बारीक, ओके, नैनो या पिकोमीटर्स में। तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड होता है, और जब स्लाइडिंग होता है यहाँ पे, ओके, तो स्लाइडिंग होते वक्त दोनों में क्या होता है? फ्रिक्शन। तो जितना फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा उतनी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी, उतना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। सो इट इज ऑल्सो द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द लिक्विड। जो भी लिक्विड यहाँ पे रहेगा उसको एक लेयर दूसरा लेयर यहाँ पे रेजिस्ट करेगा, यानी अपोज करेगा। तो उसके वजह से वहां पे फ्रिक्शन डेवलप होगा, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है लिक्विड के अंदर का, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, ओके। सो बेसिकली ये है विस्कोसिटी। यहाँ पे और एक एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, और यहाँ पे स्टॉप वॉच दिख रहा है आपको, ये टाइम लगाया हुआ है, ओके। तो एक लिक्विड हमने यहाँ से पोर किया है, दूसरा लिक्विड यहाँ से पोर किया है। तो जो लो विस्कोसिटी वाला लिक्विड है वो जल्दी भर जा रहा है यहाँ पे, और जो हाई विस्कोसिटी वाला लिक्विड है वो थोड़ा सा लेट भरते जा रहा है, ओके। सो इस हिसाब से इसको हम बोलेंगे विस्कोसिटी। सो एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया आपको, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, ओके। सो दैट इज द थिंग। और विस्कोसिटी ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी कम होती है, ध्यान में रखिए, ओके। सो ये हो गई प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर का थ्योरी है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट है, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसका एमसीक्यू पार्ट जो है वो जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं।
ओके, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।